क्यों पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम हो जाती है, क्यों ब्लीडिंग कम होके सिर्फ स्पॉटिंग रह जाती है, क्यों इस प्रकार के चेंजेस महिलाओं के शरीर में दिखते हैं, इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, क्या हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत है, इसके लिए कौन से इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, क्या इसे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप 21 दिनों की कोई भी गर्भ निरोधक दवाइयाँ यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती है तो आपके लिए एक स्पेशल बोनस टिप इस वीडियो में है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी मेकर और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कपल गोल्स यानी प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम फीमेल हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखेंगे जिसपे हम बात करेंगे स्कैंटी पीरियड्स के बारे में। कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसी प्रकार से कई महिलाओं को पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो जाना ये भी एक शिकायत होती है जो बहुत ही ज्यादा महिलाएं निग्लेक्ट कर देती है, लेकिन ये बहुत एक गंभीर समस्या है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जब पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो जाता है तो आम भाषा में इसे स्कैंटी फ्लो या फिर स्कैंटी पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे हाइपोमेनोरिया कहते हैं। अब जानते हैं कि स्कैंटी फ्लो या फिर हाइपोमेनोरिया किसे कहते हैं। अगर आपका ब्लीडिंग का पैटर्न 5 या 6 दिनों का है जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको 2-3 दिन अच्छा फ्लो हो रहा है, बाद में स्पॉटिंग हो रहा है और फिर बंद हो जाता है, तो ये आपका नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन कई पिछले 3-4 महीनों से ऐसा हो रहा है कि 5 या 6 दिनों का जो पूरा फेज है उसमें नॉर्मल फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ पूरे 5-6 दिन स्पॉटिंग ही हो रहा है, तो भी आपको हाइपोमेनोरिया की शिकायत हो सकती है। या फिर आपका 5 या 6 दिनों का जो फेज था वो कम होके 2-3 दिनों का फेज हो गया है जिसमें से सिर्फ एक दिन ब्लीडिंग होता है, 2-3 दिन सिर्फ स्पॉटिंग होती है, तो वो भी हाइपोमेनोरिया कहा जाएगा। या फिर पूरा 2-3 दिन सिर्फ ओनली स्पॉटिंग हो रहा है तो उसको भी हाइपोमेनोरिया कहा जाएगा। या फिर अगर आपको पहले 3 या 4 सैनिटरी पैड्स या नैपकिन्स पूरे दिन में बदलने पड़ते थे और अभी आपको सिर्फ एक नैपकिन पे काम हो जाता है, ऐसा आपको लगता है, तो भी आपको डेफिनेटली हाइपोमेनोरिया की तकलीफ है। और अगर ऐसा है तो आपको हाइपोमेनोरिया के कारण ढूंढने पड़ेंगे और उन कारणों को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। चलिए हाइपोमेनोरिया के कारणों के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहला कारण फैक्टर हम कहेंगे एज, जो कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है। एज में मिनाकी एंड मेनोपॉज ये दोनों सिचुएशंस होती है जब स्कैंटी फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है। मिनाकी यानी जब लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू होता है तो तब स्टार्टिंग में 6 महीने से लेके साल भर तक उनको पीरियड्स थोड़ा सा कम फ्लो हो सकता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, उसकी चिंता ना करें। उसी तरह से मेनोपॉज यानी कि जो पेरीमेनोपॉजल एज होता है 45-50 एज ग्रुप, उस वक्त भी आपका पीरियड्स जाने वाला होता है, तो शुरुआती कुछ दिनों में वो अंदरूनी परत जो होती है गर्भाशय की, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ठीक से नहीं बनती है, उस वजह से भी पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, धीरे धीरे पीरियड्स आना बंद हो जाता है। ये भी पूरी तरह से नॉर्मल है, इसकी भी चिंता आप ज्यादा ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर कारण होता है हाइपोमेनोरिया का, वो है एनीमिया। जी हाँ, खून की कमी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, HB यानी हीमोग्लोबिन की लेवल सामान्य से कम है, तो भी आपको पीरियड्स में कम फ्लो हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज एंड क्रैश डाइट। जी हाँ, जब आपको अचानक से वेट लॉस का भूत सवार हो जाता है और आप फास्ट वेट लॉस चाहती है, तो अगर आप बहुत ही ज्यादा विगरस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा व्यायाम कर रही है और उसी के साथ साथ वेट लॉस के लिए आपने बहुत ज्यादा क्रैश डाइट कर दिया है, फैट लेवल आपने फैट इंटेक लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो ऐसे केसेस में भी आपके शरीर की फैट लेवल्स कम होके आपको स्कैंटी फ्लो यानी स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केसेस में आपको एक्सरसाइज थोड़ा कम कर देना चाहिए और फैट इंटेक को थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि आपके पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद अगला एक कारण होता है जिसे हम पैथोलॉजिकल कारण कहते हैं, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो 2 तरह के हार्मोन्स हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं। वो पहला होता है थायराइड हार्मोन और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। थायराइड लेवल की अगर हम बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में ब्लीडिंग की लेवल कम हो जाती है, ब्लीडिंग कम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग भी कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, किसी एक बार टेस्ट करवाते हैं थायराइड का, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा के देते हैं, वो मेडिसिन वो डॉक्टर ने बोला हुआ होता है कि कम से कम 2 महीने या 3 महीने बाद आप फॉलोअप के लिए जरूर आए, लेकिन फॉलोअप के लिए लोग जाते नहीं है और वही दवाइयाँ 6 महीने, साल भर, 2-2 साल तक वही दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी फॉलोअप। डॉक्टर की किसी सलाह को बीच में आप नहीं लेते हैं।
ऐसे केसेस में हो ये जाता है कि अगर आपकी थायराइड के लेवल कम हो, एक्चुअली नॉर्मल जो आपकी थायराइड के रिपोर्ट्स है वो चेंज हो चुके हैं, तो वो जो डोज आपने ले रहे हैं मेडिसिन का वो ज़्यादा हो जाता है कई बार, और उस वजह से ज़्यादा थायराइड का डोज लेने की वजह से भी आपको ब्लीडिंग कम होता है। इसीलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो कम से कम 2 या 3 महीने में एक बार ब्लड इन्वेस्टिगेशन, थायराइड लेवल्स ज़रूर चेक करें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसकी अगर हम बात करें तो बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए ये हार्मोन की निर्मित होती है शरीर में, और जब आप बच्चे को दूध पिला रही है तो उस वक्त भी आपको पीरियड्स में फ्लो कम हो सकता है, स्कैंटी फ्लो हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल माना जाता है। जैसा ही बच्चा बड़ा हो जाता है आप उसको दूध पिलाना बंद कर देती है, आपकी प्रोलैक्टिन के लेवल्स कम हो जाती है और उस वजह से आपके पीरियड्स का नॉर्मल फ्लो फिर से शुरू हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चे को दूध पिलाना बंद करके 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी आपके पीरियड्स का फ्लो नॉर्मल नहीं हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवा सकते हैं। उसके बाद एक और पैथोलॉजिकल कारण जो बहुत ज़्यादा दिखता है वो होता है पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ओवेरियन सिस्ट या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड। जी हाँ, पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है कि आपका वजन अचानक से बढ़ने लग जाता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, वक्त पे नहीं आते हैं, पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, या फिर आपके शरीर पे अनवांछित बाल नजर आने लग जाते हैं चीन पर या फिर अपर लिप्स पर, ब्रेस्ट पर, और सिर का जो हेयर फॉल होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप पीसीओडी पीसीओएस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उस पर हमने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कैंटी फ्लो के बारे में। अगर आप पीसीओडी पीसीओएस की नॉन पेशेंट है, आपको पता है आपको है और आपको ब्लीडिंग कम हो रहा है, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डाइट का मॉडिफिकेशन लगेगा, आपको जंक फूड खाना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश तो आपको कम उसकी मात्रा जंक फूड की ज़रूर कम कर देनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप पीसीओएस के पेशेंट है तो शायद आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट भी लग सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर इस तरह से आपको ट्रीटमेंट लगेगी तो वो आप डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। उसके अलावा भी कई कारण होते हैं जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, जैसे कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भनिरोधक दवाइयाँ जो 21 दिनों के लिए खानी होती है वो आप खा रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी ना रहे इसके लिए आपने कोई इमरजेंसी पिल्स लेके रखी है, या फिर आपने कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो हार्मोनल डिवाइस है जैसे कि मिरेना वगैरह ऐसा कॉपर्टी अगर आपने लगवा के रखा है, या फिर आप कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, या फिर आपने जो हर 3 महीने में लगवाते हैं डिम्पा वगैरह, या फिर आपने कोई इम्प्लांट लगवाया हुआ है प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए। इस तरह के सारे जो ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, इन सब ट्रीटमेंट्स में क्या होता है कि जो गर्भाशय की अंदरूनी परत होती है एंडोमेट्रियम वो बहुत ही पतली बनती है जिसे हम थीन एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ऐसे केसेस में भी आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे ही इन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है आपका पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब वक्त है उस बोनस टिप का जिसको मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी 21 दिन की गर्भनिरोधक दवाइयाँ खा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। अगर आप ये दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो 6 महीने ये दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेने के बाद आपको 1 महीने के लिए ये दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। 1 महीने का आपको गैप देना है और फिर से आप ये दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रेगुलरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो आपका जो ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो फ्लो अचानक से शट डाउन होने की संभावना होती है, और इसकी वजह से मतलब आपको पीरियड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको 6 महीने के बाद 1 महीने का गैप जरूर देना चाहिए। चलिए अगला कारण देख लेते हैं जो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जी हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी किसी भी वजह से अगर महिला या लड़की स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जैसे कोई अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी का जॉब अगर चेंज हो गया है, किसी का बॉस यानी जो सराउंडिंग है, जो कल्चर जहाँ पे वो काम करती है वो चेंज हो गया है, या फिर उसका सिटी चेंज हो गया है, कॉलोनी चेंज हो गया है, वर्किंग प्लेस चेंज हो गया है, किसी भी कारण की वजह से अगर वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो भी उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको स्ट्रेस टेंशन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, फिर आपका नॉर्मल फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। स्कैंटी फ्लो का एक और भी कारण होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्कैंटी फ्लो का एक और मज़ेदार कारण होता है, वो होता है प्रेगनेंसी। मज़ेदार इसके लिए मैं कह रही हूँ कि कई बार महिलाओं को ध्यान में नहीं आता कि वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उन्हें
उनकी महीने की जो तारीख होती है उस वक्त ब्लीडिंग होता है, लेकिन वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उन्हें लगता है पीरियड्स आया लेकिन सिर्फ ब्लीडिंग कम हो गया, पीरियड्स तो आ गए मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसा वो समझती है, लेकिन वो एक्चुअली ब्लीडिंग होता ही नहीं है, पीरियड्स होता ही नहीं है। उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जब प्रेगनेंसी ठहर रही होती है तब वो ब्लीडिंग कई महिलाओं में देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आपको 1 या 2 महीने से आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो एक बार आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी टेस्ट जरूर करवा के देखिए कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी ये भी स्कैंटी फ्लो का एक कारण हो सकता है। उसके अलावा अगला कारण होता है अगर आपका अबॉर्शन हुआ है या फिर आपका डीएनसी यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है वो हुआ है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी को साफ करना भी कहते हैं। अगर ये आपने ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या फिर आपको एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्राइटिस यानी गर्भाशय की अंदरूनी परत जो एंडोमेट्रियम होती है उसको सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, अगर ऐसी कोई तकलीफ है आपको, या फिर अशरमन सिंड्रोम यानी कि जिसमें जो अंदरूनी परत होती है दीवारें गर्भाशय की वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, ऐसी कोई तकलीफ अगर आपको है, ये केसेस बहुत रेयर होती है, कम होती है, लेकिन अगर ऐसे केसेस हैं, अगर आप इस तरह की कोई आपको तकलीफ है तो भी आपको स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गए सारे कारणों की बात। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह के कोई कारण आपकी केस में हुए हैं और आपको स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम नजर आ रही है, दिख रही है, तो आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, कौन सी जांच करवानी चाहिए। सबसे पहली जांच होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। जी हाँ, सोनोग्राफी आपको करवानी चाहिए। कब करवानी चाहिए? जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है वो पीरियड का पहला दिन होता है। ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है वो पीरियड का पहला दिन होता है, वहां से आपको काउंट करना है और तकरीबन पीरियड का 14, 15 या 16वें दिन पे आपको सोनोग्राफी करवानी है। उस वक्त अगर आपको आपकी जो गर्भाशय की अंदरूनी परत है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस 5 mm से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 5 mm से कम है तो डेफिनेटली आपको हाइपोमेनोरिया की शिकायत है, ऐसा समझ लेना चाहिए। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, दूसरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे HB एक फैक्टर होता है, तो HB की यानी हीमोग्लोबिन की जांच करने के लिए हम CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट ये टेस्ट भी करवाते हैं। उसके अलावा थायराइड के इन हॉर्मोन्स हम चेक करवा सकते हैं, प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स की भी आपको जांच करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप PCOD PCOS की नॉन पेशेंट है तो आपको सीरम FSH, सीरम LH इस तरह के भी इन्वेस्टिगेशंस करवाने लग सकते हैं। इन सब टेस्ट के आधार पर आपकी शरीर में अगर सच में कोई हार्मोनल या किसी चीज की प्रॉब्लम है तो उसके आधार पर आपको डायग्नोसिस कंफर्म होता है और आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। हार्मोन्स में अगर गड़बड़ी नजर आती है तो आपको मोस्टली 3 महीने या 6 महीने के लिए हार्मोन्स की दवाइयाँ दी जाती है, हार्मोनल टैबलेट दी जाती है, जिसमें ओवरऑल G, ड्रोनिस 20, ड्रोनिस 30 इस तरह की दवाइयाँ होती है। या फिर अगर आप थायराइड के पेशेंट है तो आपको थायरॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है। अगर आप बच्चे को अभी दूध नहीं पिला रही है और प्रोलैक्टिन हार्मोन की लेवल बढ़ के आ रही है तो भी आपको कैबरगोलिन की दवाइयाँ दी जा सकती है। कई बार हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी तक भी करवाया जाता है। TB PCR भी एक टेस्ट होता है जिसमें अगर आपके केसेस में TB की संभावना है, TB का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको TB की भी ट्रीटमेंट करवानी पड़ सकती है। तो ये सारे हो गए कारण और उसी के साथ साथ जांच, इन्वेस्टिगेशन, जिसके आधार पर डायग्नोसिस कंफर्म होता है और फिर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। स्कैंटी फ्लो पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होना, इस विषय पर आपका कोई भी सवाल है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है drmrinalinimanoj2020@gmail.com। हमारी टीम आपको जवाब जरूर देंगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम हमारा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।